काव्या ने सूरज के पिता की आंखों में छुपे हुए दर्द को महसूस किया, जिसके लिए शायद वो ही जिम्मेदार थी। काव्या एक बार फिर से अपने ख्यालों में डूब जाती है। आज से ठीक 7 साल पहले काव्या की 12th की परीक्षा के ठीक बाद जब काव्या और स्मृति गांव आए थे, तो काव्या के पास एक नया मोबाइल फ़ोन भी था, जिससे वह अलग अलग जगहों पर अपनी और स्मृति की फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। अब वो सूरज से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस कभी कभी हाय हेलो। मगर उसने देखा था सूरज उसका पीछा किया करता था, जिसकी वजह से वह काफ़ी, या यूँ कहें बहुत ही ज़्यादा असहज महसूस किया करती थी और हमेशा स्मृति के साथ ही घर से बाहर निकलती थी। दीदी यार, ये फ़ोन तो एकदम मस्त फ़ोटो क्लिक करता है, स्मृति ने काव्या को फ़ोटो क्लिक करते हुए कहा था। स्मृति उस वक्त क्लास 6 में थी, मगर लंबाई में वो लगभग काव्या जितनी ही हो चुकी थी। दोनों बहनें उस दिन जंगल के कोने पे झरने के पास फ़ोटोज़ क्लिक करने आई हुई थी। दोनों ही मस्ती में डूबी हुई थी कि अचानक से झाड़ियों के पीछे कुछ आवाज़ सुनाई दी। स्मृति ने जब गौर से देखा तो उसे 2 डरावनी आंखें दिखाई दी। झाड़ी के पीछे एक गुलदार छुपा हुआ था। स्मृति जोर से चिल्लाई, लेपर्ड लेपर्ड। काव्या तेजी से पीछे मुड़ी। वहाँ एक खूंखार गुलदार बैठा हुआ था। काव्या को उसके दादाजी ने बताया भी था कि आजकल गुलदार घूम रहा है और वो दोनों जंगल की तरफ बिल्कुल ना जाएं। मगर झरने की फ़ोटोज़ के लालच में वो दोनों दादाजी को बिना बताए वहाँ आ गई थी। गुलदार को देखकर काव्या की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गुलदार चुपके से हमला करने के फिराक में था, मगर जैसे ही उसे मालूम हुआ कि उसे देख लिया गया है, तो वो झाड़ी से बाहर निकलकर काव्या की तरफ बढ़ने लगा। रन रन दीदी रन, काव्या जोर से चिल्लाते हुए भागी और फिर स्मृति को भागता हुआ देखकर डरी हुई काव्या भी उसके पीछे तेज़ी से भागने लगी। अभी मुश्किल से वो 4 कदम ही चली होगी कि गुलदार ने काव्या के पैर पर एक ज़ोरदार पंजा मारकर उसे नीचे गिरा दिया और सीधे उसके गले में दांत कड़ाने झपटा। मगर काव्या ने चीखते हुए अपने दोनों हाथ आगे कर दिए, जिन्हें गुलदार ने बुरी तरह से खरोच दिया। बेचारी स्मृति ये सब चुपचाप डरते हुए देखती जा रही थी। उसके अंदर तो मानो अब चीखने तक का साहस न था। इधर काव्या को लगने लगा था कि शायद वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मौत खुद उसके ऊपर आकर बैठ चुकी थी और अब कोई भी पल उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल साबित हो सकता था। मगर फिर अचानक से वहाँ सूरज आ जाता है और एक मोटे से पत्थर से गुलदार की पीठ पे वार करता है। अपने ऊपर यूं अचानक से हुए हमले से गुलदार डर जाता है और जंगल की तरफ भाग खड़ा होता है। तुम ठीक तो हो ना कव्वू? तुम्हारे तो खून निकल रहा है, काव्या को उठाते हुए सूरज बोला। बहुत दर्द हो रहा है पैर में, काव्या लंगड़ाते हुए बोली। चलो फिर फटाफट हॉस्पिटल। स्मृति तुम मेरी मदद करो, डरो मत, कहते हुए सूरज काव्या को सहारा देते हुए आगे बढ़ता है। सूरज और स्मृति धीरे धीरे दर्द से करहा रही काव्या को लेकर गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से पीछे से गुलदार हमला कर देता है। गुलदार सूरज को घसीटते हुए खाई से नीचे गिर जाता है
काव्या और स्मृति जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। खाई में गिरने की वजह से सूरज अचेत हो जाता है और फिर गुलदार उसके गले में अपने पहले दांत कड़ा देता है। ले बेटा हलवा। सूरज की माँ की आवाज़ काव्या को फिर से असली दुनिया में ले आती है। काव्या की आंखों में आंसू देखकर सूरज की माँ उसे समझाती है, मत रो बेटा, भगवान की मर्जी के आगे कभी किसी की नहीं चलती। अक्सर अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले सूरज के पिता भी काव्या को चुप कराते हैं। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अंकल, ऊपर से मैं आप लोगों से मिलने तक नहीं आई। आज मैं सिर्फ सूरज की वजह से जिंदा हूँ। फिर भी काव्या रोते रोते बोले जा रही थी। उस हादसे के बाद मेरे दिल में इतना डर भर गया, इतनी खुदगर्ज हो गई कि 7 साल में एक बार भी आप लोगों से मिलने तक नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, तू गांव भी तो 7 साल बाद ही आ रही है, रो मत, कहते हुए सूरज की माँ ने काव्या को गले से लगा लिया और आंसू पोंछते हुए अपने हाथ से हलवा खिलाने लगी। हलवे का वही पुराना स्वाद जिसका मज़ा वो और सूरज बचपन में बड़े चाव से लिया करते थे। काव्या सामने दीवार पर सूरज की माला चढ़ी हुई फ़ोटो को देखती है और उसे दिल से धन्यवाद देती है। कहानी समाप्त।